नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अगले साल हरियाणा में सियासी तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि ट्रिपल इलेक्शन इस साल होंगे। अगले साल की बात हो रही है। ट्रिपल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, उसके बाद बारी निकाय चुनाव की आएगी। ऐसे में राज्य की पार्टियों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा में जहां अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, तो वहीं पार्टियां साम दाम दंड भेद अपना कर हर हाल में पब्लिक को अपने पाले में लाना चाहती है। और इसी में शामिल है जाति की राजनीति, जातिगत राजनीति, जो इस बार चरम पर दिखाई दे रही है। क्या सत्ता तक पहुंचने के लिए यह एक जादुई फॉर्मूला हो सकता है? आज चर्चा इसी पर। करेंगे चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत आप तीनों का। लेकिन चर्चा से पहले खबर देखना जरूरी है। क्या कह रही है हरियाणा की सियासत? सोच विचार के बाद फटाफट फैसले लेने वाली बीजेपी अब झट मंगनी पट विवाह वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। प्रदेश संगठन में नेतृत्व परिवर्तन के बाद बनी नई रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है। इसकी झलक विधायकों की जनसंवाद सभाओं में देखने को मिल रही है। बृहस्पतिवार को गन्नौर की बीजेपी विधायिका निर्मल चौधरी ने पानीपत की इसराना विधानसभा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार के साथ जनसंवाद किया, तो शुक्रवार को आदमपुर के बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई और निर्मल चौधरी ने समालखा विधानसभा में अलग अलग गांव में जाकर जनसंवाद में लोगों की समस्याएं सुनी। पहले जनसंवाद का नजारा, सरकार पहुंची ग्रामीणों के द्वार। 3 गांव मकान आए हैं और हम मकान में जाते हैं ना सर, रोड़ा आता है ना, मैं सरपंच होकर कुछ नहीं कर पा रहा। ये मेरे समाज के सारे आ रहे हैं, जब मैं झूठ बोल रहा हूँ। 3 मकान आए हैं जी, नाश और काम तो करे तो होगा जी, कभी सच्चाई बता रहा हूं जी मैं। मतलब ये कि दर्जनों जगह मुख्यमंत्री के जनसंवाद के बाद अब ये जिम्मा विधायकों और जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री, संगठन के बड़े नेता और प्रदेश के पदाधिकारी रणनीति बनाने और उसे अमली जामा पहनाने, तैयारियों और फैसलों को लागू करने का काम देख रहे हैं। यानी जनसंवाद के जरिए जातीय समीकरणों को साधने और रूठों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसीलिए एक एक विधानसभा में अलग अलग जाति के विधायकों को भेजा जा रहा है। वो अपनी अपनी बिरादरी के लोगों को वास्ता भी दे रहे हैं। सुनो भाई, अरे सुन तो ले, सुन ले। सरपंच साहब ने जो बात कही कि बात शर्म आते, आपने धन्यवाद पहले मुकरना चाहिए था। 32 लाख रुपए आगे वो तो बोले ठीक है। दूसरी बात, सुनो भाई, अरे सुनो। गौरतलब है कि जनसंवाद के जरिए न सिर्फ जनता से सीधा जुड़ाव और हमदर्दी की बातें हो रही है, विधायक इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री और संगठन को भेज रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव के लिए फीडबैक मिल सके। जो भी हो भाई, 2024 के दोनों बड़े चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। सत्ता से जुड़े जिन नेताओं के बारे में कहा जाता रहा है कि इन्हें घमंड हो गया है, वो भी अब रात दिन एक किए हुए हैं और समर्थन की गुहार लगा रहे हैं। जनसंवाद बेशक चुनाव से जुड़ी एक्सरसाइज है, पर बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई बार बार पानीपत क्यों आ रहे हैं? पिछले हफ्ते भव्य बिश्नोई ने 2 दिन तक पानीपत शहरी और ग्रामीण विधानसभा सीट में जनसंवाद किया और अब समालखा विधानसभा में कहीं बिश्नोई परिवार हिसार के विकल्प के रूप में करनाल लोकसभा में अपनी गोटियां तो नहीं फिट कर रहा। बात तो पते की है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो इस सियासी भागदौड़ में कई सवालों का जन्म भी हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और हर सियासी दल हर पैतरा आजमाना चाहता है, हर वो कदम उठाना चाहता है जिससे उसको वोट मिले, जनता उसके साथ जुड़े। दिव्य चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। हरियाणा में इस भागम भाग में बात हो रही है जाट और नॉन जाट की। क्या ये फॉर्मूला, ये पॉलिटिक्स जो उभर कर सामने आ रही है, ये सत्ता हासिल करने में सियासी दलों को मदद करेगी तो फिर कैसे? ये सियासी गणित प्रदेश का क्या कहता है? देखिए पंकज, खेल के मैदान में जैसे होता है
भले ही हम क्रिकेट की बात करें, जीत कैसे सकते हैं वो रणनीति बनती है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि किस तरीके से हम जीत सकते हैं। वही स्थिति सियासत में भी है। सरकार कैसे बनेगी, विधायक कैसे जीतेंगे, हमें सरकार बनानी है, तमाम तरह के बिंदुओं पर चर्चा होती है। और उन चर्चा के साथ फिर यह होता है कि मैदान में कैसे उतरे, किस तरीके से लोगों से मिला जाए, उनसे संपर्क किया जाए, उनकी शिकायतें दूर की जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनसे हमदर्दी जताई जाए और उनको फिर तैयार किया जाए कि आप हमारा साथ दो। यही काम अब बीजेपी के विधायक फील्ड में कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री की बात करें, बीजेपी संगठन की बात करें, पदाधिकारियों की, सुबह रात से दिन कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रखता है। सक्रियता और घबराहट दोनों नजर आ रही है बीजेपी में। वैसे भी बीजेपी चुनावी तैयारियों में और योजनाओं को अमली जामा पहनाने में, जैसा आज मुख्यमंत्री की हमने देखा, बहुत सारी घोषणाएं जो सीएम अनाउंसमेंट्स थी वो अटकी पड़ी थी, उनको भी अब सिरे चढ़ाया जा रहा है, घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है। एक पानीपत से जुड़ी एक खबर यह है कि समालखा नगर पालिका का सीमा विस्तार होना था। मुख्यमंत्री ने 2019 में घोषणा की थी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ था, लेकिन अब जाकर आज नोटिफिकेशन हो गया है कि समालखा नगर पालिका की सीमा का विस्तार होगा। अब जो सीएम अनाउंस थी, पेंडिंग चल रही थी, जो फैसले पेंडिंग पड़े थे, क्या क्या काम जरूरी होने थे जिनके रोका गया था, शायद चुनाव का इंतजार था, वो काम अब सब स्पीड अप हो रहे हैं, तेजी से वो काम हो रहे हैं और लग रहा है कि अब चंडीगढ़ एक्सप्रेस तेजी से काम कर रही है। महेश, हरियाणा में हम ये कह सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स सत्ता हासिल करने का मैजिक फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जिस तरह से संवाद और संवाद करने का तरीका है, उन गांवों को चुना जा रहा है, उन क्षेत्रों को चुना जा रहा है जहां पर पर्टिकुलर आपकी नजर है। जो जाट वाले हैं वो जाट की तरफ जा रहे हैं, जो नॉन जाट ब्राह्मण और तमाम लोगों को साधना चाहते हैं उनका रुख उस तरफ है। देखिए, सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब यहां पर देने की कोशिश करूंगा कि भव्य बिश्नोई, समालखा और पानीपत आखिर बार बार जनसंवाद के लिए क्यों जा रहे हैं। टोटल न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत कुलदीप बिश्नोई से की थी और कुलदीप बिश्नोई राजस्थान चुनाव से सिर्फ एक दिन के लिए, दिवाली से अगले दिन अपने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे और इस सवाल का जवाब उनसे बातचीत में आ चुका था। कुलदीप बिश्नोई से जब ये सवाल किया गया कि माना यह जा रहा कि आप राजस्थान से अगला चुनाव लड़ेंगे, तो जवाब ये दिया गया कि वो हरियाणा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल ये जिक्र नहीं किया कि वो हिसार लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं। दरअसल गैर जाट सीटों में सबसे सुरक्षित सीट आज भारतीय जनता पार्टी के लिए करनाल लोकसभा मानी जा रही है और करनाल से एक वक्त में स्वर्गीय चौधरी भजनलाल सांसद रहे हैं। तो ऐसे में अब यहां पर कुलदीप बिश्नोई परिवार दावा करनाल लोकसभा सीट के लिए रखने जा रहा है, ना कि हिसार सीट के लिए। हिसार सीट जयप्रकाश के आने के साथ ही असुरक्षित यहां पर हो जाती है और असुरक्षा की वजह दरअसल जाट की जो बड़ी आबादी है वो दरअसल कुलदीप बिश्नोई के लिए यहां पर खतरा बन जाती है। जाटों की बड़ी आबादी हिसार लोकसभा सीट पर और खासकर उचाना सीट का अगर जिक्र करें तो यहां से जो जनादेश निकलकर सामने आता है वो बिल्कुल पूरे के पूरे परिणाम को 9 विधानसभा सीटों से जो जनादेश निकलकर सामने आता है उसे बदलने का काम यहां पर उचाना विधानसभा सीट की तरफ से कर दिया जाता है। जाटों की बड़ी आबादी की वजह से कुलदीप बिश्नोई अब हिसार सीट छोड़कर करनाल लोकसभा सीट से अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से करनाल लोकसभा के लिए ही टिकट मांगेंगे और यही वजह कि भव्य बिश्नोई वहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कुलदीप बिश्नोई के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अब आपका सवाल यह था कि जाट और गैर जाट, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब जाटों से बहुत ज्यादा उम्मीद छोड़ चुकी है और जिस तरीके से लगातार हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ओपी धनखड़ को हटाए जाने के साथ ही नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई, उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को हासिल हुए हैं। चेहरे की खुशी बता रही है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नायब सिंह सैनी के कुर्सी पर बैठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए आ सकता है, ये तो खुद रणनीतिकारों ने भी उम्मीद नहीं की थी। और उन रणनीतिकारों से मैंने बातचीत भी करने की कोशिश की तो जो परफॉर्मेंस का आकलन उनकी तरफ से नायब सिंह सैनी को लेकर खासकर स्वागत कार्यक्रमों को लेकर किया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नायब सिंह सैनी का परफॉर्मेंस इतना शानदार अगर सामने आ रहा है ओबीसी जातियों का और खासकर सैनी जाति का अगर इतना ज्यादा आशीर्वाद नायब सिंह सैनी को मिल रहा है तो फिर हो सकता है कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री का चेहरा ना रखते हुए अगर एक्सेप्टेंस इसी तरीके से नायब सिंह सैनी की बढ़ती चली गई तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर नायब सिंह सैनी को ही भारतीय जनता पार्टी बना दे। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनानी है, उसके लिए चेहरा किसी का भी अगर स्वीकार्य होगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत तैयार हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मनोहर लाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि अगला चुनाव मनोहर लाल के नाम पर ही लड़ा जाए, नायब सिंह सैनी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो दरअसल
गैर जाट वोटों को ही ध्रुवीकरण में लाने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने भारतीय जनता पार्टी से बात की और फीडबैक मुझसे भी लिया गया, मुझसे जानने की कोशिश की गई कि आखिर नायब सिंह सैनी के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद किस तरह के परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री वाली जो बात है वो सामने आई थी कि हो सकता है कि अगर इसी तरीके से एक्सेप्टेंस नायब सिंह सैनी का बढ़ता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार से मतलब है, उससे ज्यादा कोई भी गणित भारतीय जनता पार्टी नहीं समझना चाहती है। तो यकीनन गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और आने वाले वक्त में मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर दुष्यंत चौटाला को भी अलग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी जाएगी। एक भी सीट लोकसभा की ऑफर नहीं मिलेगी दुष्यंत चौटाला को, तो ऐसे में ना चाहते हुए भी दुष्यंत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना पड़ेगा और जाटों की जो वोट है उसमें यहां पर टूट देखने को मिलेगी। कम या ज्यादा दुष्यंत चौटाला 90 विधानसभा सीटों पर जाटों के वोट हासिल करेंगे और वही जो वोट टूटकर दुष्यंत चौटाला के खाते में जाएगा, कांग्रेस पार्टी से कटकर जो वोट दुष्यंत चौटाला के खाते में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की डगर तय कर देगा। ये फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है। पहले स्टेप पर जबरदस्त कामयाबी मिली है और स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस का आकलन करती जाएगी और नए बड़े फैसले लेती जाएगी। ठीक, वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से जातीय गणित बैठाया जा रहा है, जाट नॉन जाट, जो आंकड़ा मैं जुटा पाया, जो मैंने पता किया, उसमें जाट दिखाई देते हैं 17 से 18%, ब्राह्मण पंजाबी बनिया समाज 29 से 30% आता है, और जिस ओबीसी समाज से सैनी साहब आते हैं उसमें 24 से 25% वोट बैंक है, एससी का 20% दिखाई देता है। यही शायद थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मुझे पर्टिकुलर जानकारी, लेकिन इसी के आसपास वोट है। तो ये वोट फिट करेगा, अगर सियासी पार्टी को हिट करेगा तो कैसे आप देख रहे हैं कि किसकी मजबूती किस तरीके से यहां दिखाई दे रही है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जातीय गणित के ये सभी अनुमान हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि हरियाणा का 1/4 जो वोटर है वो जाट समुदाय से है। कम से कम 30 सीटों पर जो है जाट जो है वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इस समय भी 25 विधायक जो हैं वो जाट हैं। तो ये मान के चला जाए कि हर जाति का अपना अपना गणित है, हर पार्टी का अपने अपना एक दृष्टिकोण के अनुसार जो है उनको नेताओं को वरीयता दी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी है, इसकी दूसरी विपरीत प्रतिक्रिया भी है। विपरीत प्रतिक्रिया यह है, जाटों का यह कहना है, जाट समाज में यह धारणा पनपी है कि सारा जो है बीज बोए तो अपना उम्र का धन करने, फसल का काटने का समय आया तो नायब सैनी को बना दिया गया। तो हालांकि देखिए उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, लेकिन इसके विपरीत प्रतिक्रिया भी है, उसे भी हम नहीं भुला सकते। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर 2 जाटों को टिकट दिया था। जाट और गैर जाट का मतलब यह है कि जाटों की उपेक्षा पार्टी नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा टिकट पिछली बार भी जाटों को दिए थे। जो जाट बहुल्य सीट है वहां पर जाटों को ही पार्टी टिकट देगी। पार्टी जाटों को जो ये उपेक्षा नहीं कर सकती। ये नहीं मुसलमानों की तरह जाटों को कोई टिकट ना दी जाए, ऐसा संभव है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा टिकट जाट समाज को ही दिया जाएगा और पार्टी जो है जाटों को अपने तौर से अपने जोड़ने के लिए भी अपना जो कवायद है वो जारी रखे हुए है। तो पार्टी ऐसी छवि नहीं बननी चाहती कि वो सिर्फ गैर जाट की ही पार्टी है। तो इसलिए हर पार्टी अपना अपना दृष्टिकोण रखती है। पिछली बार जो थे जाट समुदाय के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो सब चुनाव हार गए थे। तो उसका कारण यह था कि वो अपने जो समाज को अपने साथ जोड़ नहीं पाए। क्या कमियां रही उसके अंदर, ये उनके कुछ अपने कारण भी हो सकते हैं। तो इसलिए हाँ, जहां मुख्यमंत्री पद की बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्पष्ट नहीं करती। नायब सैनी को कहना यह तो अति उत्साह वाली बात है। अभी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो कितने सबल रहते हैं, 1 वर्ष का कार्यकाल है। अभी देखने वाली बात है कि वो कार्यकर्ताओं को कितना जोड़ पाते हैं। सिर्फ जातीय आधार पर यह मान लेना कि उनके आने से पार्टी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ऐसे बात नहीं है। पार्टी का अपना एक स्वरूप है। पार्टी के अंदर सभी वर्गों का उतना ही महत्व है। इसलिए किसी एक वर्ग को महत्व देने से पार्टी कोई खाई नहीं पैदा करना चाहती, ना ऐसी कोई भावना रहती है। तो इससे जब भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा पार्टी तय नहीं करती। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही चेहरा होते हैं। जहां भी चुनाव होते हैं मोदी ही चेहरा होते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। उसके बाद ही पार्टी तय करती है। और अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन यह बात है चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जाट गैर जाट की खाई तो पैदा हो चुकी है। लेकिन कोई भी पार्टी किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकती। सभी को प्राप्त जो है महत्व देना पड़ेगा। जो जाट बोल रहे हैं वहां जाटों को टिकट देना पड़ेगा, जो जहां दूसरे समाज का प्रतिनिधित्व है वहां उनको टिकट देना पड़ेगा। तो इसलिए पिछली बार जो है कांग्रेस ने सिर्फ 2 पंजाबी को टिकट दिए थे। तो एक रोहतक के अंदर दिया था, एक कुरुक्षेत्र में दिया था। रोहतक में भरत भूषण बुत्रा जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में जो है अशोक अरोड़ा हार गए थे। तो इसलिए कांग्रेस को भी दूसरे वर्गों को अपने साथ जोड़ना है। कांग्रेस एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर रहेगी ऐसा नहीं है, उसको भी सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। और सभी है 36 बिरादरी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक,
और सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, तो वो सिर्फ गैर जाटों के नेता नहीं है। एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज भी कभी भी अपनी पंजाबी नेता की छवि नहीं बनने दी है। वो सभी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कभी ना तो किसी पंजाबी समाज के समारोह में शामिल होते हैं, ना ही ऐसी धारणा पकड़ने देते हैं। और ऐसी छवि अनिल विज के बारे में, अनिल विज आज तक किसी भी पंजाबी सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। वो भी सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। इसी कारण से वो इतने लंबे समय से विधायक बनते आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री हालांकि पंचनद समारोह में अवश्य शामिल हुए थे, लेकिन आज तक भी पंचनद में जो 1947 के शहीद हुए थे, 10 लाख शहीदों की स्मृति में आज भी शहीदी स्मारक नहीं बन पाया। ये काफी समय से 2014 से घोषणा करते आ रहे हैं। तो यह मान के चलना चाहेगा कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो भी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करे या एक वर्ग विशेष को जोड़ कर रखे तो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। तो उसको हाँ, ये धारणा अवश्य बन गई है, जाट गैर जाट की राजनीति अवश्य खड़ी हो गई, ये एक धारणा बन गई है। लेकिन जहां भी जिस समाज का प्रतिनिधित्व होगा, जिस समाज की बहुतायत होगी, उस समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र, अभी जो सिनेरियो है, जो इससे पहले चुनाव हुए, जब हरियाणा में मनोहर लाल को गैर जाट मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया, तो क्या इसकी शुरुआत तब से हो गई थी? क्योंकि उससे पहले वाले चुनाव को जब हम देखते हैं तो उस वक्त ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई देती। जाट समाज और जाट वोट बैंक, ऐसा लगता है कि इन पर एकाधिकार कुछ दलों का रहा। और बीजेपी की जब सरकार बनी और उसके बाद मनोहर लाल का चेहरा, ये कहा जा रहा था कि देखिए आप जाट चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, नाराजगी होगी, आपको परेशानियां होंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। मनोहर लाल ने बेहतर तरीके से अपनी सरकारों को चलाया है। हालांकि 2019 चुनाव में आपको बहुमत नहीं मिला, बात अलग है, लेकिन उन सबके बीच अभी का जो माहौल और जो पिछला माहौल और आने वाला माहौल, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। कितने क्षेत्र ऐसे, कितनी सीटें ऐसी जो फर्क डाल सकती हैं, जहां पर जातीय गणित फिट बैठ सकता है और जहां पर अनफिट हो सकता है? देखिए पंकज, 2014 से पहले की बात करें, बीजेपी 2014 में आई, 2019 में आई, अब 24 की तैयारी है। लेकिन 2014 से पहले जो सरकारें बनी, ज्यादातर मौकों पर जाट समाज का ही मुख्यमंत्री रहा है लगातार। आप देखिए, मेरे को याद आता है 1991 से 96 तक चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, जब नरसिंह राव की सरकार होती थी सेंटर में। 1991 से 96 तक चौधरी भजनलाल थे, नॉन जाट मुख्यमंत्री थे। 96 से 99 के बीच रहे चौधरी बंसीलाल, हालांकि उनकी सरकार गिर गई थी। 99 में सरकार जब गिरी तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा से चुनाव कराए थे। बंसीलाल की सरकार गिराने में ओम प्रकाश चौटाला का हाथ था। तो 96 से 99 तक 3 साल चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे। 99 में जब सरकार गिरी, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। 6 महीने बाद उन्होंने फिर 5 साल के लिए चुनाव कराए थे। 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। और 2005 में फिर भूपेंद्र हुड्डा बने, 2014 तक रहे। 14 के बाद से बीजेपी का पदार्पण होता है मुख्यमंत्री की सीट पर। लेकिन जो नॉन जाट तबका था वो ये बात करते थे कि पिछले 20 साल में हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री है। जैसा मैंने आपको बताया, 96 में चौधरी बंसीलाल बने थे। 96 से पहले 91 से 96 भजनलाल थे, लगातार 5 साल पूरे किए। 96 से लगातार 2014 तक जाट मुख्यमंत्री रहा। तो जब चुनाव हुए और जब बीजेपी आई, बीजेपी ने अपनी नई रणनीति शुरू की कि जाट और नॉन जाट दो इफेक्टिव सेगमेंट हैं। अगर जाट 20 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता है तो नॉन जाट को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शायद इस तरह की रणनीति 2014 से ही बनाई गई थी। और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई, थोड़ा सा 2014 के बाद जैसे नॉन जाट मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल, उसके बाद 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। आपको याद हो, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये याद होगा। 2014 में बीजेपी का नॉन जाट मुख्यमंत्री बना, बीजेपी सत्ता में आई अपने बूते पहली बार। लेकिन 2016 में जो फरवरी 2016 में जाट आरक्षण के दंगे हुए, उसके बाद मेरे को लगता है पॉलिटिशियंस ने, सियासी दलों ने इस खाई को ज्यादा चौड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ थे। सियासी पार्टियों के और सियासी नेताओं के अपने स्वार्थ थे कि जाट नॉन जाट में किस में हमारे को फायदा होता है। सियासी दलों ने भी और सियासी नेताओं ने उसको हवा देने का काम किया। और 2014 में नॉन जाट मुख्यमंत्री था, तो 2019 में फिर से नॉन जाट मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रूप में रिपीट किया गया। अब मेरे को लगता है जिस तरीके से रणनीति बन रही है बीजेपी की, हालांकि कांग्रेस वाले इतना खुलकर नहीं कहते कि जाट या नॉन जाट, लेकिन बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है कि अगर 20 साल तक जाटों ने राज किया है, मुख्यमंत्री के तौर पर जाट समुदाय का कोई नेता रहा है, तो अब 20 साल तो 15 साल 20 साल तो नॉन जाट का भी हक बनता है। ये अक्सर तो चर्चा में, बहस में ये विषय सामने आता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास।
महेश के पास जा रहे हैं। महेश, एक सवाल यहीं से जन्म लेता है, जब आप जाट और नॉन जाट की लड़ाई देख रहे होते हैं सियासत में या इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो उसमें आप फिर दो तरफा मुकाबला नहीं कर सकते। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को ही नहीं देखेंगे, उसके बाद इनेलो को भी आपको देखना होगा, जेजेपी को आपको देखना होगा, आम आदमी पार्टी भी अपनी कमर कस रही है, कदम बढ़ा रही है 24 आते आते, और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, न जाने क्या होगा, और भी क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां, इन सबको भी, यानी कि बहुकोणीय लड़ाई हम देखेंगे और उसमें और ज्यादा चुनौतियां होंगी सियासी दलों के लिए। देखिए, मुझे जो लगता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो सीधे सीधे आर्या पार से मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग पूरी ताकत लगाएंगे बीजेपी को जिताने में, और भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग पूरे के पूरा जो ध्रुवीकरण है वो होता हुआ नजर आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। मुझे लगता है कि आमने सामने की स्थिति ही बनने वाली है, किंतु परंतु बट कुछ नहीं होगा। जो भी दूसरे राजनीतिक दल हैं, जिक्र आप कर रहे थे इंडियन नेशनल लोक दल का, जिक्र आप जननायक जनता पार्टी का कर रहे थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद तो यही रहेगा कि गठबंधन को तोड़कर दुष्यंत चौटाला को 90 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़वाए, और जाटों के अगर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वोट अगर कोई तोड़ सकता है तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार तोड़ सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जिक्र आप इंडियन नेशनल लोक दल का कर रहे थे, इंडियन नेशनल लोक दल का उम्मीदवार भी अगर उतरता है तो चाहे कितने भी वोट ले, संख्या पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जितने भी वो वोट लेगा वो जाटों के वोट तोड़ने का काम करेगा। तो चाहे उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोक दल का हो, चाहे उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी का हो, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सामने आता है तो यहां पर डेंट भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकता है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की वो स्थिति हरियाणा प्रदेश में नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से पूरा गणित हमने आदमपुर उपचुनाव में देखने को मिला था, बीजेपी को जिताने वाले एक तरफ और हराने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिले थे, अगला जो विधानसभा चुनाव सामने आएगा उसमें बीजेपी को जिताने वाले एक तरफ और हराने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिलेंगे। उसके बाद माइनर जो स्टेक है वो तमाम दूसरे राजनीतिक दलों का हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ वोट काटने भर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और अगर इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार अलग उतरता है तो सीधा फायदा बीजेपी को। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल थोड़ा सा अलहदा, वो इसलिए क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स की जब बात हो ही रही है, हालांकि इसको खुले मंच से कोई कहता नहीं, हम करते हैं ये कहता नहीं। एक 4C को खत्म करने की बात कही गई थी, जिसमें कांग्रेस का जिक्र था, क्राइम का जिक्र था, करप्शन का जिक्र था, कास्ट पॉलिटिक्स का जिक्र था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुखिया उसी आधार पर बनाए जा रहे हैं। डिप्टी CM 4 बनाए जाएंगे। जब पूछा जाता है आप तो ये जातिगत राजनीति कर रहे हैं, नहीं, हम सारे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनेलो वाले आते हैं, वो 2 डिप्टी CM की बात करते हैं, बाकायदा कास्ट बताते हैं, वो भी कहते हैं नहीं, हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जातिगत राजनीति हावी हो रही है हरियाणा में। बिल्कुल, देखिए जातिगत जो राजनीति पहले भी हावी रही है और इस बार कुछ ज्यादा हावी है। और देखिए आज तो अभय चौटाला ने एक ट्वीट करके ये घोषणा भी करके कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो हरियाणा में जातिगत जो है जनगणना भी कराएंगे। तो इसलिए सब जो है एक से एक बढ़ के कदम उठाने के जा रहे हैं। और ये एक बात है कि जातिगत जो व्यवस्था बनी हुई है, जब टिकटों का वितरण भी हो या किसी, चाहे भी कोई भी, चाहे कैबिनेट की बात हो, चाहे किसी समिति में कोई प्रतिनिधित्व देने की बात हो, सब जातिगत आधार पर ही होता है। सब फैसले जातिगत आधार पर ही लिए जाते हैं, चाहे अपने पार्टी पदाधिकारियों को बनाने की बात हो, चाहे सरकार के अंदर भी कोई बात हो। तो ये सब बातें जो है जातीय दृष्टिकोण जो है हावी रहता है और उस पर प्रभावी भी रहता है। तो हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। देखिए सभी जो जब टिकटों का वितरण होता है तो ये देखा जाता है कि वहां पर किस आबादी के जो वोट हैं ज्यादा है या किस तरह का समीकरण बैठेगा, ये सब बातें जातीय आधार पर ही तय होती हैं। इसकी हम ना उपेक्षा कर सकते हैं और कोई भी दल नहीं कर सकता। अब जो आप भी बड़ा आप जिक्र कर रहे थे, देखिए जहां तक छोटे दल हैं, जो छोटे दल हैं, जब बहुजन समाज पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, देखिए ये स्वयं भले सीट जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन हार जीत के अंतर को अवश्य प्रभावित करेंगे। जहां भी बहुजन समाज पार्टी का एक बार अंबाला से अमन कुमार नागरा जो है सांसद भी बन चुके हैं और छछरौली से जो है अकरम खान जो है एक बार विधायक भी बने। तो इसलिए ये खुद भी जो छोटे दल हैं ये हार जीत के अलावा बड़े पार्टियों के दृष्टि जो उनके समीकरण है वो भी बिगाड़ सकते हैं। अभी तो पहले लोकसभा चुनाव की बात है, देखो लोकसभा चुनाव के अंदर तो सीधा मुकाबला रहेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहेगा। और ये बाकी बातें तो विधानसभा चुनाव तक है। अब वहां लोकसभा चुनाव के अंदर ये भी किस समाज को, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2 जाटों को टिकट दिए थे, 3 OBC को टिकट दिए थे, 2 तो रिजर्व सीटें हैं ही हैं। तो ये सब बातें हैं, सब जातिगत आधार पर भी
ये टिकटों का जो है वितरण होगा और इस वितरण के अंदर कौन अपने किस समाज को कितना ज्यादा महत्व देता है और इस बात का दावा भी करेगा। जब जातिगत सम्मेलन होंगे या उनकी जाति में जाकर बात की जाएगी तो यह बात अवश्य की जाएगी हमने इस समाज को इतने टिकटें दी हैं, इस समाज को इतने दिए। तो एक नेताओं का एक मापदंड बन गया है ये बात, जो जातिगत हम व्यवस्था को खत्म करने की बात कहते हैं, समरसता सम्मेलन करते हैं, लेकिन एक बात है जातिगत समीकरण हमेशा हावी और प्रभावी रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की सियासत में कास्ट पॉलिटिक्स चरम पर दिखाई दे रही है। हालांकि खुले तौर पर ये सामने नहीं आ रही, लेकिन जाट और नॉन जाट के बीच में ये सियासी जंग होती हुई दिख रही है। अब कितना फायदा किसको पहुंचाएगी, किसको ये जंग, यानी नॉन जाट और जाट वाली जो पॉलिसी है, जो फॉर्मूला है, वो किसको सत्ता तक ले जाता है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में हर पार्टी इन्हें साधने की कोशिश कर रही है अपने अपने तरीके से।